खरीफ मौसम में धान की खेती सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और इस फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन रासायनिक खादों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफी कम हो जाती है। अगर किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी BGA का प्रयोग करें तो यूरिया जैसे जरूरी पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं और खेती की लागत में कमी ला सकते हैं। तो चलिए धान की खेती में BGA की प्रयोग और विधि और इसके लाभ के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम सिंह से। अभी खरीफ की फसल में धान की रोपनी हो रही है और धान की फसल में जैव उर्वरक का विशेष महत्व है। जब धान की रोपनी के 10 से 15 दिन के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में जब पानी थोड़ा खड़ा हो इसको छींट दिया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक शैवाल है जिसको हिंदी में हम लोग काई कहते हैं। इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं जिसको हम लोग संचित कर लेते हैं और उसको जैव उर्वरक के रूप में खेत में प्रयोग करते हैं। जब ये शैवाल को हम खेत में डालते हैं नमी की अवस्था में तो ये परत के रूप में काई के रूप में पूरे खेत में फैल जाता है और इसके अंदर नाइट्रोजन को एकत्रित करने की क्षमता होती है। और एक इसकी और विशेष खासियत ये होती है कि जो हमारे खेत से पानी को उड़ने को रोकने में सहायक होता है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में स्थिर कर देती है और इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थापित करने की क्षमता रहती है। दूसरा फ़ायदा ब्लू ग्रीन एल्गी का ये है कि इससे खेत में जैव पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म जीवाणुओं की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी ये बढ़ाता है। खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ाता है जिससे कि लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक होता है और किसान को उर्वरक पर होने वाले खर्च में ये कमी लाता है। अतः किसान भाइयों को इनकम बढ़ाने के लिए और उर्वरक खर्च को कम करने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं BGA बनाने की विधि के बारे में। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलीथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रे में सबसे पहले 10 किलोग्राम दोमट मिट्टी में 200 ग्राम सुपर फास्फेट खाद एवं 2 ग्राम चूना भी मिलाते हैं। इसके बाद ट्रे में 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरकर उसे कुछ घंटों तक छोड़ देते हैं जिससे मिट्टी अच्छी तरह से तल में बैठ जाती है। इसके बाद पानी की सतह पर 1 मुट्ठी नील हरित शैवाल का प्रारंभिक कल्चर छिड़कते हैं। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। इस प्रकार तैयार शैवाल के पाउडर को सीधे धान के खेत में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे ही पानी मिलेगा तो फिर काई उस खेत में अपने आप वो पैदा होती रहेगी। एक बार इसको करने की ज़रूरत है। वैसे 60 रुपये, वैसे ये ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे यहाँ 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध है।
आम के बाग हमारे राज्य में सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और हमारे जिन किसानों ने आम का नया बाग लगाने के लिए रेखांकन करके गड्ढों की खुदाई कर दी थी, उनके लिए आम के पौधे लगाने के लिए वर्तमान समय सही चल रहा है। तो आप आम की उन्नतशील किस्मों का चयन कर पौधों की वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आराधना कुमारी से। और मैं आज आपको आम की खेती कैसी की जाए, आम के बगीचे कैसे लगाए जाएं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम एक बहुत महत्वपूर्ण फल है तथा पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। अब लोग बगीचों में लगाते हैं। इसको बहुत पसंद किया जाता है। हर वर्ग और हर मीन्स आयु के लोगों के लिए ये बहुत पसंदीदा फल है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती कैसे करें और बगीचे कैसे लगाएं, इसको शुरुआत से लेके सब मैं आपको बिंदुवार जानकारी दूंगी। उन्नतशील किस्मों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी कुछ भी हो और तापमान और इन सब, अगर ये सब फेवरेबल है, सब अच्छी स्थिति में, अगर हम किस्मों का अच्छा चुनाव नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा फलदायक नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, अल्फांजो, तोतापुरी, हिमसागर, किशनभोग, ये सब अच्छी किस्में हैं जो लगानी चाहिए। पर इन सब में थोड़ी समस्या होती है कि एक साल ये अच्छा फलन करती हैं और अगले साल उतना अच्छा फलन नहीं करती हैं। तो इसके लिए कुछ नई विकसित किस्में हैं, जैसे मल्लिका, आम्रपाली, दशहरी, गौरव, राजीव, रत्ना, ये प्रजातियां हर साल फल देती हैं। तो इन किस्मों का चुनाव करके हम हर साल फलन को प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने आम का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और गड्ढों की खुदाई तथा खाद उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। जब हम आम के बगीचे लगाएं तो इसमें भूमि का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो आम ऐसा फल है जो हर तरह के मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान देनी है कि अधिक बलुई मिट्टी, पथरीली, क्षारीय तथा जल भराव वाले ज़मीन में इसको ना लगाएं। और ये बात मैं और मुख्य रूप से बताना चाहूँगी कि किसान भाई, चूँकि बारिश का मौसम है, जल भराव की स्थिति जहाँ बनती है वहाँ जल निकास की व्यवस्था कर लें। अतः अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है इसके लिए। वृक्षों के रोपण के संबंध में ये ध्यान रखना जरूरी है कि वर्षा काल में वृक्षों का रोपण करना चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि वर्षा जहाँ बहुत ज़्यादा होती हो तो बरसात जब खत्म हो रही हो तो उसके अंत में ही नए पौधे लगाएं। पौधे लगाने के लिए जो मेन खेत है आपका, जहाँ आप पौधे लगाएंगे, बगीचे लगाएंगे, उसको अच्छे से उसकी जुताई कर लेनी चाहिए। जो खरपतवार पहले से हैं उसको हटा लेना चाहिए। उसके बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधों को वर्गाकार आकार में लगाना सबसे अच्छा होता है, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 मीटर पर्याप्त होती है। पर आजकल सघन जो बगीचे लगाए जाते हैं वो भी प्रमुख है। उसमें आम्रपाली जो किस्म लगाई जाती है वो प्रमुख है। उसमें जो है 2.5 मीटर की दूरी, 2.5 मीटर की दूरी ही पर्याप्त होती है। गड्ढे जो बनाएं उसके लिए विशेष रूप से ध्यान देना है कि गड्ढे का जो आकार होना चाहिए वो 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर का होना चाहिए। लेकिन आजकल 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर गुने 90 सेंटीमीटर भी के गड्ढे बनाए जाते हैं, जो कि अच्छे रहते हैं। गड्ढे बनाते समय ये ध्यान रखें कि जब हमें पौधा लगाना हो उसके 1 महीना पहले ही आप गड्ढा बना लें। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी को एक तरफ और नीचे की 70 सेंटीमीटर मिट्टी को दूसरी तरफ रखें। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर की 30 सेंटीमीटर वाली मिट्टी भरनी चाहिए। उसके बाद लगभग 35 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट को नीचे वाली मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भरना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर प्रति गड्ढे की दर से खाद मिलाते समय डालना चाहिए। किसान भाई, गड्ढे को भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर तक उठा हुआ भरें। खाद डालकर और उसमें पानी सिंचाई करके उसको गड्ढे को बंद कर लेना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आप जो है निशान लगा लें। उसके बाद जो निशान हम बनाते हैं
उसमें जब नर्सरी से पौधे लाते हैं उसको लगाना होता है, तो हम जितना हमारा पॉलीथीन में वो जो हमारा नर्सरी से पौधा लाया गया है उसमें मिट्टी है, उस हिसाब से फिर से वो उस जगह से मिट्टी निकाल लेनी चाहिए और उसके बाद वो पौधा लगा देना चाहिए। पौधा लगाने के बाद ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको शुरुआत में हर दूसरे दिन सिंचाई करनी चाहिए, या कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिदिन करें, ना करें तो हर दूसरे दिन करना चाहिए। और जब 2-3 महीने का पौधा हो जाता है तो हम सप्ताह में 1 दिन भी कर सकते हैं। इसमें अब चूँकि बारिश का मौसम है तो मैं निराई गुड़ाई की विशेष बात करूंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में खरपतवार बहुत उपज जाते हैं, पनप जाते हैं। तो आपका जो 2 मीटर की परिधि जो हर पेड़ के चारों ओर बनती है, वहाँ से आप ध्यान रखें कि उसकी अच्छी जुताई कर लें और उसके बाद जो भी खरपतवार हो उसको हाथ से निकाल लें, या फिर अगर हाथ से नहीं होता तो मैकेनिकल भी विधि से, जो आजकल साइकिल और ये सब आते हैं, उससे पौधों के चारों ओर लगा लें। जब भी निकालें, जब भी इस्तेमाल करें, आप ये ध्यान जरूर दें कि जो पौधों का जो आम का पेड़ है उसके जड़ और तना को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये विशेष ध्यान दें। और निराई गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि ये जो मेन जो है हमारा आम का पौधा, उसको जो हम न्यूट्रिएंट देते, पोषक तत्व देते, वो नहीं तो वो खुद ले लेंगे और हमारा पौधा जो होगा उसको पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा। ये सब बातों का अगर आप ध्यान देते हैं तो व्यावसायिक तौर पे अगर आप आम लगा रहे हैं तो आपको बहुत मुनाफा होगा। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। तो जिन पॉली हाउसों में किसान भाइयों जहाँ से हमारी क्षतिग्रस्त हुई हो, जहाँ पे टूट फूट है, ऐसे जगह पे हमें मरम्मत का कार्य भी करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है किसान भाइयों की, जहाँ हमारे पॉली हाउस में जरबेरा की खेती की जाती है वहाँ पे हमें कम से कम लोगों का प्रवेश हो, क्योंकि ज़्यादा लोगों के प्रवेश से रोग बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं, वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है, ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं। अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, जरबेरा रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि को अपनाना उचित होता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से सिंचाई करने पर 500 से 700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम और भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे से पहले ही देना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे एनपीके अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें एनपीके 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि जब तक हम पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करेंगे, हमारी फसल की पैदावार फूलों की अच्छी नहीं होगी जरबेरा की। और किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में देखा गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा मांग रहती है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से हमारे पौधों में उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों, हमें जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पानी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम ड्रिप के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 से 1.5 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के हमें ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और पोषक तत्वों की कमी के किसी प्रकार के लक्षण परिलक्षित न हो पाए। जरबेरा की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू माइट,
थ्रिप्स, लाल मकड़ी और पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल और फूलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफ़ेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, एफिड्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमज़ोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित करने के लिए किसान भाइयों, हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।